नमस्कार गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट टाइम क्लास के अंदर हमने पॉलीमर, मीन ऑफ पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, काफ़ी सारे बेसिस सोर्स के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। बेसिकली आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू what is the mean of polymerization. Polymerization is a process through which we can prepare a polymer. कि आज अपन डिस्कस करेंगे पॉलीमर को कितने तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट, आप लोगों की 12th स्टैंडर्ड पे जो सिलेबस है उसके अंदर 2 टाइप्स के मेथड्स इंक्लूड है। फर्स्ट है एडिशनल पॉलीमराइजेशन और सेकंड है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है वो 3 टाइप्स का होता है। on the basis of nature of monomer units, addition polymerization is also 3 types. First one is the free radical, second is the cationic, third is the anionic polymerization, whereas the condensation polymerization is also 2 types. First one is the polyamide and second is the polyester. Now firstly I want to start द एडिशनल पॉलीमराइजेशन। एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट जो आएगा एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंदर वो है एडिशनल पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर जो होते हैं, मोनोमर यूनिट्स जो होती हैं, उनकी यूनिट्स आपस के अंदर ऐड होती चली जाएंगी। व्हेन मोनोमर यूनिट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म ए लार्जर चेन, then this process is known as the additional polymerization. If the combining units are same, then forming polymer will be homopolymer, while if the different units takes place, then the polymer will be heteropolymer. Next, additional polymer is the multiple mass than the monomer units. इसका मतलब ये होता है कि जो फॉर्मिंग पॉलीमर होता है उसका मास और जो मोनोमर होती है उनका मास मल्टीपल होता है, क्योंकि उसके अंदर nth यूनिट आपस के अंदर ऐड होती जाएंगी। nth यूनिट ऐड होने की वजह से उसके अंदर मास का कोई लॉस नहीं होता है। देखो, फिर इसको सिंपली आइडेंटिफाई करने की जो सिंपल ट्रिक होती है वो आपको ये देखना है कि मोनोमर जो यूनिट होती है उसमें पहली कंडीशन तो है कि फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है तो उसमें क्या होगा, फिर तो उसके अंदर आइदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जो होती है वो फर्स्ट व्यू के अंदर इंडिकेशन देती है किसका, एडिशन पॉलीमराइजेशन का इंडिकेशन देती है। लाइक एज द एल्कीन्स होती हैं, एल्काइंस होती हैं, जितने भी डाईन्स होती हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आएंगे किसके अंदर, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। दूसरी बात आप ये देखें, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो चेन ग्रोथ पॉलीमर का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ नहीं होती है। इसके अंदर एक जो प्रोपोगेशन स्टेप आएगा, इलोंगेशन स्टेप आएगा, उसमें सडनली जो चेन होती है उसकी लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, चेन ग्रोथ पॉलीमर कहेंगे। while on the basis of intermediate, the addition process is classified into further 3 classes. First one is the free radical mechanism, second is the cationic process, and third is the anionic process. First of all, I want to discuss with you the free radical addition polymerization. Free radical addition polymerization को अगर हम डिस्कस करेंगे तो पहले देखें आप, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करने के लिए देखें, this reaction takes place in 3 steps. First one is the chain initiation step. chain initiation step के अंदर देखो, chain initiation step के अंदर हम क्या करेंगे, chain initiation step के अंदर ये जो रिएक्शन है वो किससे स्टार्ट होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी किससे, इनिशिएटर से। इनिशिएटर से क्या मीन होता है, इनिशिएटर मीन होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को स्टार्ट कर दे। रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले कुछ सब्सटेंस लाइक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी हो सकते हैं, दैट मे बी इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड। एज द ऑर्गेनिक पेरोक्साइड वी कैन यूज एसिटिल पेरोक्साइड। एसिटिल पेरोक्साइड, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CH3COO का ट्वाइस, दैट इज एसिटिल पेरोक्साइड, while the other may be benzoyl peroxide. और एज द इनिशिएटर इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड जनरली हम H2O2 को काम में लेते हैं। सबसे पहला स्टेप में ये रिएक्शन क्या करता है, देखो चेन इनिशिएटिंग स्टेप है, इसका मतलब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होना है।
रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये होगा कि पहले इनिशिएटर आएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट प्रोसेस से रिएक्शन कंप्लीट होनी है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनेगा। ये जो रेडिकल होता है इसको हम बोलते हैं एसिटिल पेरोक्साइड। एसिटिल पेरोक्साइड का जो होता है इसको हम बोलते हैं मिथाइल एसीटेट या मिथाइल एसीटेट रेडिकल बोल सकते हो आप। दूसरा है बेंजोइल एसीटेट, तो इसको बेंजोइल एसीटेट बोल सकते हो, या जो फेनिल एसीटेट है वो इसका रेडिकल है, एक ही बात है। H2O2 का भी सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर क्या होना है, H2O2 का भी सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर डिसोशिएशन होना है, और डिसोशिएशन होकर के ये क्या बना रहा है, रेडिकल फॉर्म बना रहा है। दोबारा से ध्यान दें, फर्स्ट स्टेप में इनिशिएटर क्या करेगा, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में ये क्या करता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इट विल बी कम्बाइंड विद द मोनोमर यूनिट। ये मोनोमर यूनिट के साथ कंबाइन होगा, तो हम इनमें से किसी भी रेडिकल को इंडिकेट कर देते हैं, किससे, आर रेडिकल से। देन आर रेडिकल कंबाइन विद CH2 डबल बॉन्ड CHX। हियर दिस इज द मोनोमर यूनिट। when it combine with the monomer unit it form the larger free radical। यहाँ पे जो X ग्रुप हो सकता है, इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी क्लोरीन, इट मे बी साइनाइड और इट मे बी R ग्रुप। इनिशिएटर with monomer unit it form the larger structure of free radical। then फर्स्ट स्टेप में इनिशिएटर का रेडिकल फॉर्म में आना, रेडिकल फॉर्म से उसका मोनोमर यूनिट से उसका लार्जर फ्री रेडिकल फॉर्म का बनना क्या है, फर्स्ट स्टेप है, जिसको चेन इनिशिएशन स्टेप में। सेकंड आएगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप का मतलब ये होता है चेन ग्रोथ स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ फ्री रेडिकल था वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद में एक फ्रेश मोनोमर यूनिट आएगी। फ्रेश मोनोमर यूनिट के साथ में फर्दर ये कंबाइन होगा, देन एक लार्जर स्ट्रक्चर बनती जाएगी। सिंपली वी कैन से दैट द मोनोमर यूनिट्स कंबाइन विद द रेडिकल एंड दे फॉर्म ए लार्जर चेन। लेंथ इसमें इंक्रीज होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन। अगर आप इलोंगेशन कहें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप का रेडिकल, देन मोनोमर यूनिट, देन साइज इंक्रीज, देन अगेन मोनोमर यूनिट, देन साइज इंक्रीज। सिंपली हम कहें तो बोल सकते हैं nth यूनिट ऑफ मोनोमर्स कंबाइन विद दिस रेडिकल एंड इट फॉर्म ए nth elongated पॉलीमर चेन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए आप जी, नेक्स्ट स्टेप जो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जितनी लेंथ इंक्रीज होनी थी वो चेन प्रोपोगेशन के अंदर इंक्रीज हो चुकी है। चेन प्रोपोगेशन के अंदर इंक्रीज जो स्टेप होता है, इन लास्ट वी नीड सम कंपाउंड्स या सम फिनोमेना विच कैन स्टॉप द पॉलीमराइजेशन, दैट इज नोन एज द टर्मिनेशन स्टेप। फॉर टर्मिनेशन we can use the some compounds that are known as inhibitors, or other mean we can use the other phenomena like as the termination may be following। first रेडिकल्स हमारे पास अवेलेबल है लॉन्ग चेन के, तो फर्स्टली रेडिकल में बी कंबाइंड, दैट इज़ नोन एज द कपलिंग। कपलिंग मीन होता है टू रेडिकल्स व्हेन कंबाइंड विद ईच अदर विदाउट एनी केमिकल चेंज, सो दैट इज़ नोन एज कपलिंग स्टेप। कपलिंग स्टेप के अंदर दोनों कंबाइन हो सकते हैं। पहले स्टेप के अंदर मैंने रेडिकल लिया है, दूसरा आर रेडिकल है, ये इसके साथ कंबाइन हो गया और रिएक्शन स्टॉप हो गया। ये फिनोमिना क्या है, कपलिंग का है। सेकंड देखें, सेकंड जो फिनोमिना है इसके अंदर आप एक बार देखें, सेकंड फिनोमिना के अंदर टू रेडिकल्स न्यूट्रल हो सकते हैं बाय हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। हाइड्रोजन ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि एक जो रेडिकल है वो तो हाइड्रोजन ले लेगा, है ना, एक जो रेडिकल है वो तो हाइड्रोजन ले रहा है यहाँ पे, और दूसरा जो रेडिकल है वो हाइड्रोजन दे रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र से अगर रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में व्हेन ए हाइड्रोजन ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स, देन वन विल बी रिड्यूस एंड अदर विल बी ऑक्सीडाइज। सच टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज़ द
is the same term just like the redox reaction, but redox reaction is the wild category while the disproportionation is the small category because it takes place at the same molecule, while redox reaction may be same, different and a larger unit. कि हम बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन एक वाइल्ड कैटेगरी होती है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसी का भी रिडक्शन हो सकता है, जबकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की कंडीशन होती है इट मस्ट बी कंप्लीट एट द सेम मॉलिक्यूल, कि सेम मॉलिक्यूल पर होने वाली जो रिडक्स रिएक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही यूनिट है, दोनों यूनिट सेम है, जिसमें से एक ही यूनिट का रिडक्शन है, दूसरे यूनिट का उसी टाइम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप टर्मिनेशन के लिए हमने क्या काम में लिया है, कपलिंग काम में लिया है। सेकंड हमने क्या किया है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बाय द हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, एंड थर्ड इज़ द बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन का मतलब ये होता है कि जो 1,4 डाईऑक्सोबेंजीन होती है या फिर हम बोल सकते हैं पैराऑक्सोबेंजीन होती है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन क्या करेगा, रेडिकल के साथ में कंबाइन होगा, इट कंबाइन विद रेडिकल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल विल बी लेस देन द पोलीमराइजेशन रिएक्शन विल बी स्टॉप, या फिर हम बोल सकते हैं कि अवेलेबिलिटी को ही डिमिनिश कर देता है, सो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपने आप स्टॉप हो जाएगी। ये होता है बेंजोक्विनोन। आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, या तो बेंजोक्विनोन का केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या फिर बेंजोक्विनोन जो होता है वो इनिबिटर की तरह फंक्शन किस तरीके से करेगा ये आपसे पूछ सकता है। तो एक बार देखिए, बेंजोक्विनोन जो होगा आर रेडिकल के साथ में ये है बेंजोक्विनोन जब इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इट अंडरगो इन रेजोनेंस फिनोमिना। देखो जब ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो कंबाइन होते टाइम मान लो कि इस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कमी को रिंग से पूरा कर रहे हैं। रिंग से पूरा करने के बाद में या तो ये इस स्टेप से कर सकता है या फिर ये क्या करेगा कि दूसरे ट्रैप से कर सकता है। रेजोनेंस के अंदर इसके अंदर क्या होगा, दो तरह की स्ट्रक्चर्स बन रही है, इन स्ट्रक्चर से ये क्या रहेगा, काफ़ी टाइम स्टेबल रहेगा, और स्टेबिलिटी के टाइम में रिंग जहाँ से टूट रही है वहाँ से रिंग इसके ऊपर क्या होगा, आर रेडिकल अटैक करेगा, तो ये जो फॉर्म होगी, इस फॉर्म बनने की वजह से जो आर रेडिकल के ऊपर रेडिकल का साइन था वो डिसअपीयर हो जाएगा, और आर रेडिकल ही क्या कर रहा था, रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कर रहा था, तो आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये था। थर्ड जो आती है ये जो प्रोसेस थी ये अपनी फ्री रेडिकल प्रोसेस है। फ्री रेडिकल प्रोसेस को देखो मैं 2 मिनट के लिए रिपीट करना चाह रही हूँ। फ्री रेडिकल प्रोसेस है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में होने के बाद में ये 3 स्टेप्स के अंदर होगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा चैन इनिशिएशन स्टेप है, सेकेंड स्टेप चैन प्रोपोगेशन स्टेप है, थर्ड स्टेप जो है वो इसका चैन इलोंगेशन स्टेप है। इनिशिएटर की जगह पे आप क्या काम में ले सकते हो, इनिशिएटर की जगह आप काम में ले सकते हो बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, एसिटिल पेरोक्साइड हो सकता है, या फिर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है। प्रोपोगेशन स्टेप में कोई स्पेसिफाई केस नहीं होता है, बार बार एन यूनिट आपस में स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती जाएंगी और एक चैन जो होती है वो लार्जर चैन का फॉर्मेशन होगा। थर्ड जो होगी चैन टर्मिनेशन स्टेप, आइदर में बी कपलिंग रिएक्शन, आइदर में बी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड इन लास्ट वी कैन यूज द बेंजोइल पेरोक्साइड एज द इनहिबिटर। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बेटा अपनी वो आती है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। एक बार के लिए आप देखें कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें आप लोगों के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसकी कंप्लीट मैकेनिज्म सिलेबस में है, लेकिन इसके साथ में मैंने ये कहा कि मोनोमर यूनिट में भी इन फॉर्म ऑफ कैटायन, इन फॉर्म ऑफ एनायन, इन फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल, लेकिन आप लोगों के कैटायन और एनायन की मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। लाइटली एक बार इसको देख लें आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हो, नहीं चाहें तो आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, बट थोड़ी हेल्प करेगा कि किस तरीके से रिएक्शन होगी। आप लोगों को ये याद रखना है इसमें कैटायनिक प्रोसेस में कि रिएक्शन किस मीडिया में प्रोसीड हो रहा है, मीडिया क्या है, रिएक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एनायनिक प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है, फ्री रेडिकल में और आयनिक जो प्रोसेस होती है एनायनिक हो चाहे कैटायनिक हो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर देखो जनरली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। हमने 10th क्लास में ये पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड्स आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन इन गिवन सोल्यूशन, कि एसिड्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो सोर्स होते हैं किसका, H पॉजिटिव आयन का। यहाँ पे
जब ये रिएक्शन हम एसिडिक मीडिया में करवा रहे हैं तो यहाँ पे चेन इनिशिएशन स्टेप के लिए सबसे पहले हम एसिड लेते हैं। एक बार देखें, एसिड लिया है, एसिड डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव दे रहा है, एसिड फिर डिसोशिएट H पॉजिटिव, कोई भी एसिड लिया है तो ये किसका सोर्स बन रहे हैं, H पॉजिटिव आयन का सोर्स बन रहे हैं। H पॉजिटिव आयन जब किसी भी फ्रेश यूनिट के साथ में, ये यूनिट कौन है, इथीन है, इस यूनिट के साथ में जब ये H पॉजिटिव आयन कंबाइन होगा तो जो इथीन न्यूट्रल यूनिट थी वो भी किस में कन्वर्ट हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज। और व्हेन कार्बन होल्ड्स पॉजिटिव चार्ज दैट स्पीसीज इज नोन एज कैटायनिक फॉर्म, कि जब किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैटायनिक फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट जो आएगा, इनिशिएशन होने के बाद में चेन का क्या होता है, प्रोपगेशन होता है। सेम प्रोपगेशन में पहली यूनिट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी जो यूनिट है हमारी वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यूनिट है, आपस में फिर कंबाइन हुई है, फिर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हुआ, अगेन ये कंबाइन हो रही है, अगेन nth यूनिट आपस में जुड़ती जाएंगी और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता जा रहा है। थर्ड जो स्टेप आती है वो आती है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉन्जुगेट बेस बना था इसका, वापस से उस कॉन्जुगेट बेस के अंदर इसको रिएक्शन करवाते हैं। कॉन्जुगेट बेस क्या है, लेस स्टेबल है, सो जो हाइड्रोजन इसने इनिशियल स्टेप में डोनेट किया था उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने से H2SO4 की फॉर्म में अगेन वापस निकल रहा है बाहर, और यहाँ पे H+ निकलने से कार्बन पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अगेन क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड बनने की वजह से ये चेन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। दोबारा देखिए, एसिड सोर्स था, फ्रेश यूनिट के साथ रिएक्शन करी, कैटायनिक फॉर्म में आया, कैटायनिक फॉर्म मोनोमर यूनिट्स के साथ जुड़ रही है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, अगेन मोनोमर यूनिट्स के साथ जुड़ रही है, फिर लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, लास्ट स्टेप के अंदर कॉन्जुगेट बेस आया है, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अगेन क्या करेगा, एलिमिनेट करके चेन जो होगी वो टर्मिनेशन स्टेप के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट देखें बेटा, जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन है, मैंने ये कहा है कि कैटायनिक जो पॉलीमराइजेशन होगा इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। देन मैं बोल रही हूँ कि जो एनायनिक प्रोसेस होती है वो किस में आएगा, बेसिक मीडिया में आएगा। बेसिक मीडिया लाइक NaNH2 जिसको हम सोडामाइड बोलते हैं, या N-ब्यूटिल लिथियम के प्रेजेंस में हो सकते हैं। सिंपली आप याद रखें, बेस के फॉर्म में आएगा। बेस क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड देगा, यानी कि एक निगेटिवली चार्ज इनिशिएटर देगा। इनिशिएटर जब मोनोमर यूनिट के साथ जाएगा तो इसका निगेटिव चार्ज इसके साथ आ जाएगा, निगेटिव यूनिट फ्रेश यूनिट के साथ जुड़ती जा रही है, और लास्ट के अंदर पॉलीमर चेन फॉर्मेशन होगा और पॉलीमर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है, जब इथीन यूनिट आपस में आ रही है या फिर कोई भी मोनोमर यूनिट आ रही है तो उसके ऊपर अगर आपको फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो आप ये देखें, अगर डोनेटिंग ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो कैटायनिक प्रोसेस से ले लें, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसको आप किससे लेंगे, एनायनिक प्रोसेस से लेंगे। आप लोगों को क्या याद रखना है वो देखिए, आप लोगों को इसमें ये देखना है कि प्रोसेस अगर कैटायनिक है या एनायनिक, तो एनायनिक के लिए आपको इतना याद रखना है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया वाइल द कैटायनिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडिया। जी, आप लोगों के 12th स्टैंडर्ड पे इतना ही याद रखना आप लोगों को। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी अपनी, उस प्रोसेस के अंदर अपन देखेंगे, ये थे हमारे एडिशनल पॉलीमर्स। एडिशनल पॉलीमर्स के अंदर हमने ये देखा है कि यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में कंबाइन होती जा रही हैं। दूसरा लाइट सा इंट्रोडक्शन दूंगी अपन, तो दूसरा जो पॉलीमराइजेशन आएगा अपना प्रोसेस, वो आती है कंडेंसेशन। सिंपली अगर हम कंडेंसेशन देखें, कंडेंसेशन मीन्स होता है ए प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल लूजेस। वाटर मॉलिक्यूल जिस प्रोसेस के अंदर लूज़ होता है उसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। एक बार देखिए, कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स टेक पार्ट, 2 अलग अलग मोनोमर यूनिट्स होंगी, ये कंडीशन याद रखनी है। मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जी, नेक्स्ट आपको याद रखना है आइदर NH2 COOH OH ग्रुप में भी प्रेजेंट, यस। और नेक्स्ट स्टेप में आपको याद रखना है दे लूजेज आइदर NH3 H2O ROH मॉलिक्यूल्स। 12th स्टैंडर्ड पे आप लोगों के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NH2 ग्रुप के एग्जाम्पल हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीएमाइड्स। दूसरे आप लोगों के COOH के साथ में OH के एग्जाम्पल हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीएस्टर। 2 तरह के पॉलीएमाइड भी हैं और पॉलीएस्टर हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर। तो आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा उसकी फॉर्म क्या होगी, आइदर NH3 होगी और या फिर उसकी फॉर्म क्या होगी, H2O होगी। जी, सबसे पहला कंडेंसेशन पॉलीमर में लेती हूँ आप लोगों के लिए नाइलॉन 66। देखो नाइलॉन, एक बार पीछे जाएं,
बैक पोर्शन में अगर हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एडिशन पॉलीमर में एडिशन पॉलीमराइजेशन को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, देयर मस्ट बी अनसैचुरेशन इन मोनोमर यूनिट। वाइल कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट मे बी एनी फंक्शनल ग्रुप। ओके, नाइलॉन 66 में देखें 2 यूनिट्स हैं, हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड। हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड बोथ कंटेन 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखें यहाँ पे COOH यूनिट है, यहाँ पे NH2 है, दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल लूज कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड ONH। ये जो नया फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड। 2 यूनिट के बीच में एक बॉन्ड है तो N यूनिट के बीच में कितने हो जाएंगे, N-1 बॉन्ड, क्योंकि हर 2 यूनिट के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, हर 2 यूनिट के बीच में बॉन्ड बनता जाएगा। तो एमाइड चेन की बार बार रिपीट होने से जो पॉलीमर बनेगा उसको हम बोलेंगे पॉलीएमाइड जी। इसको बोलते हैं नाइलॉन 66 जी। इसके अदर एग्जांपल्स आते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।